माय डियर गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका अपना श्रेयस वकील पढ़ने पढ़ाने की बातचीत में एलिवेट कोचिंग क्लासेस की ओर से आज की महातांडव क्लासेस एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स इंपोर्टेंट सुपर 60 क्वेश्चन नहीं नाम देंगे, इनको श्योर 60 नाम देंगे। इसमें आपका स्वागत है। हम आज बात करते हैं जो सुपर 60 क्वेश्चंस हैं, यानी एमपी बोर्ड क्लास 12 वर्ष 2025-26 सत्र चल रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और माय डियर, आपको विश्वास मानना होगा, इस बात पे भरोसा रखना होगा। अगर भरोसा है तो सब कुछ मुमकिन है। आपको विश्वास बनाए रखना है कि भाई क्वेश्चन आएंगे, और हम इस बात की भी आपको गवाही देंगे पूर्णतः विश्वास के साथ। अगर माँ सरस्वती की कृपा बनी रही तो इस बार हर वर्ष की तरह श्रेयस सर के तुक्के फिर से एक बार अवश्य पक्के होंगे। वो कहावत भी हमारी फिर से सत्य होगी, अगर सरस्वती माँ की कृपा बनी रही श्रेयस सर के तुक्के होंगे पक्के। अगर बात करें पहले पार्ट की, तो पहले पार्ट में देखो क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, लंबी वीडियो बनेगी, इस वजह से हम लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, केवल वर्ड टू वर्ड बोलेंगे। क्वेश्चन पूरा बोलेंगे लेकिन बोर्ड पे थोड़ा सा वर्ड लिखेंगे, उससे आप समझ जाना। बात करते हैं जैसे पहले क्वेश्चन की। आपका पहला क्वेश्चन होगा मूल आवेश किसे कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इसका मान कितना होता है, इसको आप लोग याद कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन इस पार्ट से अगर आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में डिफरेंस। क्षेत्र रेखाओं तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में डिफरेंस, मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जब तुम डिफरेंस पढ़ोगे तो यहाँ इन दोनों के गुण को पढ़ लोगे, तुम परिभाषा भी पढ़ लोगे, तो इस तरह से क्वेश्चन 2 नंबर का बन के आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किन्हें कहते हैं, इनके कोई 2 गुण लिखिए, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं किन्हें कहते हैं, इनके कोई 2 गुण लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन बन के आएगा। दूसरे क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न हम आपसे कहते हैं कि सर हमारा बन सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखते हुए इसका व्यंजक लिखिए। E बराबर 1/4 के ऊपर में R इस पर आता है इसका आंसर, उसको आप लोगों को करना है, व्यंजक भी करना है साथ में, और इसका मात्रा को विमेश होते याद रख लेना, ओटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं तो इसका निरक्षीय स्थिति में व्यंजक पढ़ेंगे। उसके बाद इससे अगला प्रश्न पढ़ते हैं तो हम यहाँ पढ़ लेंगे वल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक। वल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक पढ़ लेंगे चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के लिए, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निरक्षीय स्थिति का व्यंजक पढ़ लेंगे। और इससे लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लोगे गॉस की प्रमेय किससे संबंधित है, विद्युत फ्लक्स से। विद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस की प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, लिखना भी है और सिद्ध भी करना है। साथ में ओटी के लिए विद्युत फ्लक्स का आपको विमीय सूत्र और मात्रक याद रख लेना है, और एप्सिलॉन 0 का मान भी याद रख लेना है। अब बात करते हैं हम दूसरे चैप्टर की। तो दूसरे चैप्टर में भाई आपका पहला प्रश्न बनता है, वो प्रश्न है विद्युत विभव किसे कहते हैं, किसी बिंदु आवेश के लिए विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी विभव की परिभाषा और उसको प्रभावित करने वाले कारक और उसका व्यंजक। बिंदु आवेश के लिए विभव का व्यंजक। दूसरा प्रश्न इससे बनता है वो है अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। तीसरा इससे प्रश्न बनता है निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। आता कैसे है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत विभव का व्यंजक निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है किसी द्विध्रुव के लिए, इस तरह से। और भाई चौथा प्रश्न इस पाठ से हो सकता है आपका चालक की धारता की परिभाषा देते हुए प्रभावित करने वाले कारक। लिखने पर मत जाना, सुनना है ध्यान से, और उन प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। चालक की धारता को परिभाषित करते हुए उसको प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ अपन पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन, अब वो संयोजन चाहे वो श्रेणी क्रम में हो चाहे समांतर क्रम में हो, दोनों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। विशेषकर श्रेणी क्रम को भी पढ़ लेना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। समांतर क्रम का दूसरा नाम क्या है, सब लोग जानते हैं क्या, पार्श्व क्रम।
इस नाम से भी आ जाता है, ठीक है। और निरक्षीय का भी भाई आप नाम याद रख लेना, अक्षीय के भी दूसरे नाम याद रख लेना, तो आपको नाम याद होना चाहिए। निरक्षीयों को विषुवतीय तल भी बोल देते हैं अनुप्रस्थ के साथ साथ, और अक्षीयों को अनुदैर्ध्य बोलते हैं। ये आपको नाम याद रखना, नाम बदल के आ जाएगा, आपको सब कुछ याद होते हुए भी आप करके नहीं आ पाओगे। अब बात करते हैं हम इससे आगे। कितने प्रश्न हो गए भाई? 5 प्रश्न हो गए इस पार्ट में, ठीक है। पार्ट 3 की ओर चलो। पार्ट 3 में आप एक प्रश्न पढ़ लेना, और वो प्रश्न है ओम का नियम, बिल्कुल इसका वीआई ग्राफ सहित इसकी सीमाएं भी। दूसरा प्रश्न इसमें से आप लोग पढ़ लेना, विद्युत धारा अनुगमन वेग की परिभाषा और उनमें रिलेशन पढ़ लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अनुगमन वेग वाला, जो आप अफवाह वेग कहते हो। तीसरा इससे प्रश्न पढ़ लेना जो कि इंपॉर्टेंट है इस बार, 3 नंबर लायक, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा समझ लो, या फिर इस तरह से आ सकता है कि दोनों में डिफरेंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए, 3-3, 4-4 पॉइंट याद रख लेना। और चौथा पॉइंट इस पार्ट में से बन सकता है, वो आपका बनेगा सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF और टर्मिनल वोल्टता। एक शब्द या एक वाक्य में आ सकती है, या 2 नंबर में आ सकता है, विद्युत सेल किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न आपका होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक, और इसका ही एक व्यंजक होता है, और उस व्यंजक को हम क्या बोल देते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध लिखिए। यानी उसको सेल के आंतरिक प्रतिरोध का भी व्यंजक कह देते हैं, और उसमें रिलेशन भी होता है, फॉर्मूला होता है स्मॉल r बराबर कैपिटल R एप्सिलॉन बटे v माइनस k1। ये आपको इम्पोर्टेंट तरीके से याद रख लेना है। और इस पार्ट से अंतिम प्रश्न है, वो प्रश्न है आपका विद्युत वितरण संबंधी धारा से संबंधित हैं किरचॉफ के नियम। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। 5 नंबर में आपका आंतरिक प्रतिरोध है, उसके कारक हैं और उसका व्यंजक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है किरचॉफ के विद्युत वितरण संबंधी जो धारा नियम है, उन नियमों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, बिल्कुल परिपथ सहित खींच के आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो आप अभी देख चुके होंगे, हम अध्याय 3 तक पहुँच चुके, और अध्याय 3 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 6 और 5 11 और 6 कितने होते हैं भाई? 17 क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हो। आगे के क्वेश्चन आप लोग देखोगे चैप्टर 4। इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, बहुत ही धैर्यपूर्वक साहस से आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। और भरोसा अगर बनाए रखोगे तो आप लोग अगर शिद्दत से इन चीज़ों को चाह लोगे, ये प्रश्न तो आपको परीक्षा में अवश्य मिलेंगे। जो MP बोर्ड का प्रश्न पत्र आएगा उसमें ये प्रश्न छपके ही आएंगे, क्योंकि हमें आप लोगों पर पूर्णतः भरोसा है, और आप लोग जो दुआ कर रहे हैं ईश्वर से, उस पर हमें पूर्णतः भरोसा है, और कभी दुआ खाली नहीं जाती। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों की परीक्षा में ये प्रश्न अवश्य आएंगे। तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और आपके पास अभी समय है, कम से कम आपके पास कम से कम 36 घंटे आप लोगों के पास होना चाहिए। और 36 घंटे में अगर आप 60 क्वेश्चंस नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर भाई आप क्या कर पाओगे, ये खुद सोचो। चैप्टर 4 की ओर चले। चैप्टर 4 में हम जो क्वेश्चन देखते हैं, तो सबसे पहले उस प्रश्न की बात करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है चुंबकत्व से रिलेटेड है, तो चुंबक वाला प्रश्न आपका क्या बन सकता है? सबसे पहले इस पार्ट में आप लोग वायु सावर्ट क्वेश्चन लिखो। पहला प्रश्न बनाएंगे वायु सावर्ट का व्यंजक, बिल्कुल एम्पेयर की परिभाषा सहित। और उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें आप लोग पढ़ लोगे, 2 समांतर
धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक। और उसके बाद आप लोग इसमें एक पढ़ लोगे तीसरा प्रश्न, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम बिल्कुल लिखना भी है और सिद्ध भी करना है उसको वायु सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद चौथा प्रश्न इस पार्ट में आप बात करोगे तो चौथा प्रश्न आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वो आपका हो सकता है कि 5 पार्ट से रिलेटेड हो लेकिन यूनिट एक ही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, शायद 5 पार्ट में आ गए हैं जी, गॉस की प्रमेय चुंबक संबंधी, वो भी चुंबक संबंधी गॉस की प्रमेय। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका किस प्रकार से बनाते हैं और यह दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ये भी आपको पढ़ना है कि धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार किस प्रकार से करती है। और उसके बाद आप लोग पढ़ लोगे धारामापी की सुग्राहिता किसे कहते हैं, इसको किस प्रकार से बढ़ाया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट इस पार्ट के आप लोगों को बोधात्मक प्रश्न पढ़ना है कि यदि किसी अमीटर को या फिर धारा मापी को अमीटर में बदलते हैं किस प्रकार से बदलते हैं, ये सब चीज़ें चेंजेस वगैरह आपको पढ़ना ही है। अमीटर वोल्ट मीटर वगैरह आपके शायद 7 चैप्टर में या इसी में है, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ लेना बहुत अच्छी तरह से। अगली बात करते हैं हम इस चैप्टर में, तो इतने ही प्रश्न पर्याप्त हैं 4 और 5 पार्ट को मिला के। थोड़े बहुत एक आध ध्यान में अभी तो नहीं आ रहे हैं, आप इतने में ही कर लेना तब भी काम चल जाएगा आपका। बिल्कुल डोंट वरी, निश्चिंत रहना आपको कि इन प्रश्नों में से ही आ जाएंगे, 4 और 5 मिनट आएंगे। लेकिन 4 और 5 पार्ट के जो हमने आपको 1-2 प्रश्न बोले हैं कि धारामापी अमीटर को किस प्रकार से धारामापी को अमीटर में बदलते हैं या फिर वोल्ट मीटर में किस प्रकार से बदलते हैं, वो वाले प्रश्न को आपको अवश्य पढ़ना है। अब बात करते हैं हम 6 पार्ट की। तो 6 पार्ट में आप लोगों को पहला प्रश्न पढ़ लेना है विद्युत चुम्बकीय संबंधित फैराडे के नियम, जो प्रेरण से संबंधित नियम हैं। फैराडे के जो नियम हैं, फैराडे के नियम, फैराडे के नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम है, वो नियम पढ़ लेना। उसके बाद आपके पास दूसरा प्रश्न होगा इस पार्ट में, वो होगा लेंज का नियम, लेकिन साथ में ये भी होगा कि यह ऊर्जा नियम के या ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है, सिद्ध करना इस बात को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद तीसरा प्रश्न इस पार्ट में आप लोग पढ़ोगे तो वो तीसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करोगे और वृत्ताकार कुंडली के रूप में करोगे। और चौथा प्रश्न अगर आप इस पार्ट में देखोगे तो वो चौथा प्रश्न होगा 2 लंबी परिनालिका, 2 लंबी परिनालिका के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। और 5वां प्रश्न अगर पढ़ोगे इस पार्ट में से तो आप पढ़ सकते हो 2 लंबी परिनालिका अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक हो गया। इसके बाद आप लोग पढ़ सकते हो इसमें संचित ऊर्जा का व्यंजक, संचित ऊर्जा का व्यंजक, संचित ऊर्जा का व्यंजक पढ़ सकते हो। और उसके बाद इस पार्ट में एक छोटा सा परिभाषा टाइप का प्रश्न है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण पढ़ लेना। और साथ में ये इसके आपके जो मात्रक हैं हेनरी, वो पढ़ लेना इसका, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको 6 पार्ट में बाकी प्रश्नों को अभी आप बिल्कुल भी इग्नोर कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हम जिसको भूलते जा रहे हैं, गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक होगा, उसको आप लोगों को पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से। गतिक विद्युत वाहक बल 7वां प्रश्न है, गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक, बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पार्ट में ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न इस वर्ष के लिए, गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक और 2 लंबी परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। उसके बाद बात करते हैं भाई 7 पार्ट में,
तो 7 पार्ट की ओर हम चलें तो पहला ही प्रश्न आप लोग पढ़ लोगे 7 पार्ट में, ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, चाहे तो उसके क्षय आ जाए, चाहे ट्रांसफॉर्मर के प्रकारों में डिफरेंस आ जाए, या फिर उसका सिद्धांत और परिमाण अनुपात का सूत्र आ जाए। यानी ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके प्रकार, उसकी संरचना, उसका सिद्धांत, परिमाण अनुपात का सूत्र, होने वाली हानियाँ, ठीक है, क्षय और उसके उपयोग वगैरह। साथ साथ में आप लोग इस पार्ट में दूसरा एक प्रश्न पढ़ोगे और वो प्रश्न है LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक। बिल्कुल तरीके से सब कुछ, उसके विभवांतर वगैरह का सूत्र निकालना है, जो आपको परिपथ बनाना है वो परिपथ बनाना पड़ेगा, और कला का व्यंजक, धारा का व्यंजक, बिल्कुल तरीके से इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। 4 नंबर लायक प्रश्न है। और एक छोटा सा प्रश्न इसी पार्ट में आप और पढ़ लेना, किसी प्रेरण कुंडली के लिए व्यंजक होता है, उसमें केवल प्रेरण कुंडली L जुड़ी रहती है या फिर सिंगल C जुड़ा रहता है। ये 2 आप पढ़ लेना, सिंगल वाले प्रेरण कुंडली L और C वाले, ठीक है। दोनों एक साथ वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रेरण कुंडली L जुड़ा हो, सिंगल हो तब, या फिर संधारित्र C जुड़ा हो तब। प्रेरक युक्त कुंडली के लिए हम ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए हमने L का 3रा नंबर लिख दिया। जब केवल क्या हो, केवल प्रेरण कुंडली जुड़ी हो तब आपको उसका व्यंजक निकालना है, प्रतिघात का व्यंजक। और उसके बाद इस पार्ट में आप एक प्रश्न पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना है तो वो प्रश्न है आपका ऊर्जा शक्ति, जिसको आप तात्क्षणिक शक्ति बोल देते हो, तात्क्षणिक शक्ति, या फिर सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला लिखवा दें, सीधा लिख लो आप, तात्क्षणिक शक्ति, यही वाला लिख लो, ठीक है, शक्ति गुणांक, ठीक है। VRMS IRMS cos फाई वाला है, PAV बराबर VRMS IRMS cos फाई, शक्ति गुणांक का व्यंजक, तात्क्षणिक शक्ति का व्यंजक। ये आपके इस पार्ट में प्रश्न है। उसके बाद इस पार्ट से अपन थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो 8 पार्ट की ओर चलेंगे, और 8 पार्ट में आप लोग एक छोटा सा प्रश्न पढ़ोगे, विस्थापन धारा की परिभाषा और उसका व्यंजक। और दूसरा प्रश्न आप लोग पढ़ लोगे, आपका स्पेक्ट्रम है, और स्पेक्ट्रम में विशेषकर आपको पढ़ना है तो एक्स तरंगें पढ़ लोगे, ठीक है। बिल्कुल इनके उपयोग वगैरह, इनके वैज्ञानिकों के नाम वगैरह अच्छी तरह से पढ़ लोगे, एक्स तरंगें। जी आपके भाई 8 पार्ट तक आप पहुंच गए हो, तो भाई आपके उधर प्रश्न अभी 17 हुए थे अभी, और 17 के बाद आपके अगले प्रश्न आ गए हैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7 प्रश्न जो हो गए, 7 3 10 और 10 3 13 और 13 1 14, 14 और 2 16, 17 18 19 20 प्रश्न जो हो गए हैं। यानी टोटल आपके कितने हो गए हैं भाई, 17 प्लस के 20 इक्वल टू 37 प्रश्न हो चुके हैं अभी आपके चैप्टर 8 तक। अब हम बात करते हैं जो आपका अध्याय 9 है उसके बारे में। अध्याय 9 का नाम है प्रकाशिकी, जिसमें आप लोग बहुत ही परेशान हो रहे होंगे, सर कौन से प्रश्न पढ़ें और कौन से छोड़ें। बात करें इनमें अगर थ्योरी की बात, जिसमें आप थ्योरी में प्रश्न पढ़ सकते हो, संयुग्मी फोकस या रेखीय आवर्धन 2 नंबर की परिभाषा आ सकती है, या पढ़ सकते हो परावर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में जो स्नेल का नियम है वो इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल प्रश्न है इसके। और उसके अलावा आप इसमें पढ़ सकते हो क्रांतिक कोण की परिभाषा, और इसके साथ साथ में आप अपवर्तन के जो उदाहरण हैं वो बोधात्मक प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, तारे टमटमाते हैं इस तरह से, और ग्रह नहीं, और कालिक जो और भी 1 2 उदाहरण हैं, तो इन उदाहरणों को आप लोगों को पढ़ना, और पूर्वांतरिक परावर्तन की घटना के उदाहरणों को पढ़ लेना, ओटी वगैरह में बन सकते हैं। और साथ साथ में अपन अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। वो इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें होंगे, पहला प्रश्न ही हम इसमें से सीधा सा व्यंजक का उठाते हैं। उससे पहले 2 छोटी सी परिभाषाएं आप लोग काउंट कर लोगे। संयुग्मी फोकस, रेखीय आवर्धन, पहला प्रश्न, 2 परिभाषाएं हैं। दूसरा प्रश्न आपका है दर्पण का व्यंजक, विशेषकर अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना करनी है तरीके से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है लेंस सूत्र, लेंस सूत्र का व्यंजक, बिल्कुल 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। और लेंस सूत्र में उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए विशेषकर।
और उसके बाद चौथा प्रश्न आप पढ़ सकते हो, गोलीय अपवर्तन पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन सूत्र की स्थापना गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र की स्थापना बिल्कुल इंपोर्टेंट तरीके से पढ़ लेना, विशेषकर उत्तल के लिए पढ़ लेना। लेकिन गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेना, बहुत हाईलाइट तरीके से। और लेंस निर्माता पढ़ लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हो सकता है लेंस निर्माता वाले फॉर्मूला से आ जाए, तो न्यूमेरिकल्स की चर्चा भी बाद में करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। पांचवा प्रश्न इस पार्ट में हम बात करते हैं तो वो हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्रश्न दिखता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, जो इस बार मुझे पूर्णतः उम्मीदों के साथ जुड़ा हुआ है कि इस पार्ट से ये प्रश्न आना चाहिए। सरल सूक्ष्मदर्शी बिल्कुल पूर्णतः उसका व्यंजक वगैरह, संरचना वगैरह, साथ में एक कंडीशन लग के आएगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ये वाला भी आपको निकालना होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें 2 थ्योरेटिकल प्रश्न और लिख लेंगे, जो डिफरेंस हैं सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर बिल्कुल हमने लिखाए हुए हैं, उसमें से आप लोग पढ़ लोगे, या फिर आप जो भी खैर से नोट से पढ़ रहे हो वहाँ से आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। दूसरा है परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी में अंतर, परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी। थोड़ा सा हम वीडियो को ज़्यादा लंबा समय नहीं देते होंगे, इसलिए भाषा में नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनो, बहुत धीरे धीरे बोलने का प्रयास कर रहे हैं। परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी में अंतर, यानी हम यहाँ वर्ड लिख रहे हैं बस, बाकी आप लोग को समझ जाओगे कि जिस टॉपिक का प्रश्न पढ़ना है हमें, और बिल्कुल हम कहते हैं कि आपको लिखा मिलेगा परीक्षा में। और इसके बाद अपन चलते हैं पार्ट 10 की ओर, क्योंकि 9 और 10 मिला के एक ही यूनिट है। तो पार्ट 10 में जैसे अपन प्रश्न पढ़ेंगे तो हाइगन का सिद्धांत पढ़ लेंगे, हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। और उसके बाद दूसरा प्रश्न जो इंपोर्टेंट है, तरंगाग्र, तरंगाग्र बिल्कुल इसके प्रकार भी, तरीके से चित्र वगैरह भी पढ़ लेना इसके। और तीसरा प्रश्न इसमें आपको मिलेगा वो है यंग का प्रयोग, द्विस्लेट प्रयोग, यंग का द्विस्लेट प्रयोग के से अपन क्या निकालते हैं, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकालते हैं, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक बीटा बराबर निकालते हैं ना, लैम्डा डी अपॉन में डी, ठीक है, कैपिटल डी आता है और स्मॉल डी आता है, और हम लोग इसको कभी कभार 2D मान के भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पार्ट में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो क्या, व्यतिकरण, व्यतिकरण किसे कहते हैं और इसके लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है। पर्याप्त प्रश्न है इस पार्ट में, 4 प्रश्न हो गए हैं, और धुरण वगैरह है, ये पढ़ सकते हो पढ़ने के लिए, छोड़ो अभी तो आप इंपोर्टेंट प्रश्न देखो, 3-4 प्रश्न पर्याप्त हैं, हाइगन और द्वितीयक तरंग का और यंग का प्रयोग और व्यतिकरण की शर्तें, और ठीक है, इस तरह से अगले पार्ट की ओर चलेंगे हम। और वो अगला पार्ट हमारा होगा पार्ट 11, और पार्ट 11 में हम पहले ही प्रश्न पढ़ेंगे तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन की परिभाषा, इसके लिए उपयुक्त धातु और उपयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होना चाहिए, और उसके बाद हम दूसरा तापायनिक उत्सर्जन पढ़ेंगे। इसमें हम पहला प्रश्न है अध्याय 11 का, तापायनिक उत्सर्जन, और इससे संबंधित जो धातु है उसके गुण भी पढ़ लेना। दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे इसमें निरोधी विभव, बिल्कुल कट ऑफ पोटेंशियल संस्तभ विभव, इसकी परिभाषा आएगी 2 नंबर के निरोधी विभव की। तीसरा प्रश्न इस पार्ट में हम पढ़ेंगे और वो प्रश्न होगा हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं और इससे संबंधित इसके नियम हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है और इसके नियम, इसके नियम बिल्कुल इंपोर्टेंट हैं ये नियम, इसके प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका। और उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग पढ़ोगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी प्रकाश विद्युत समीकरण किसने दिया था, इस बात को आप लोग बताओगे क्या। प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत समीकरण दिया गया, उसकी आपको व्युत्पत्ति करना है, जिसमें एनर्जी को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो दहलीज ऊर्जा होती है और दूसरी गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो दहलीज ऊर्जा क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है, दहलीज आवृत्ति भी इंपोर्टेंट परिभाषा है इसकी, दहलीज
आवृत्ति, इंपोर्टेंट परिभाषा है दहलीय आवृत्ति। अगला प्रश्न देखो भाई इस पार्ट में, और अगला प्रश्न क्या इंपोर्टेंट हो सकता है, क्या इसी में ही है फोटोन वगैरह या चैप्टर 12 में है। चलो आगे भी लिखना ही, ये प्रश्न ही लिखना है, क्या दिक्कत वाली बात है, देखते चलते हैं। आगे बढ़ो। फोटोन जिसमें भी हो उसको पढ़ लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोटोन क्या है, उसके गुण, बिल्कुल। और डी ब्रॉगली तरंगें, डी ब्रॉगली तरंगें या द्रव्य तरंगें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है और इनके गुण, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत खूबसूरत प्रश्न है। इसको आप लोग पढ़ लेना। इसी चैप्टर का हो सकता है या फिर हो सकता है पार्ट 12 का हो। और आगे अपन पढ़ेंगे अगले प्रश्न। तो अभी प्रश्नों को काउंट कर लेंगे। अभी 37 प्रश्न हो गए थे आपके, उसके बाद अपन देखेंगे तो 5 प्रश्न आपके जो हो गए 37 और 5 जोड़ोगे आपके 42 प्रश्न हो जाएंगे। और 42 का 43, 44, 45, 6, 7, 8, 9 और 50, 1, 2, 3, 4, 54 प्रश्न आपके हो चुके हैं अभी तक टॉपिक्स वाइज। अगला प्रश्न अपन देखेंगे तो वो आपका प्रश्न कौन सा होगा। छोटी सी परिभाषा हमने ये 1-2 जोड़ दी हैं, जैसे दहली आवृत्ति वगैरह है, ये आपके प्रश्न की काउंटिंग में नहीं थे, लेकिन ये परिभाषा सुनाने के लिए हमने नंबर काउंटिंग भी कर दी है। तो अभी 54 प्रश्न हो चुके हैं। अभी आपके और आगे प्रश्न देखते हैं कितने बनते हैं। चैप्टर 12 की ओर चलते हैं। तो चैप्टर 12 में आपको पता है जैसा कि नाम है परमाणु, तो उस पार्ट में आप लोग कुछ चीज़ पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ, आप 2 प्रश्न जरूर पढ़ लेना। एक रदरफोर्ड नियम और एक बोर का नियम, और बाकी कुछ पढ़ो या ना पढ़ो। रदरफोर्ड का पहला, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन वाला, अल्फा कण प्रकीर्णन वाला जो नियम है, जिसको अपन नाभिक नियम, नाभिकीय मॉडल भी कह देते हैं रदरफोर्ड का। और दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके आपको क्या पढ़ना है भाई, अभिक्रित और निष्कर्ष परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का ही है परमाणु मॉडल। और अल्फा कण को नाभिकीय मॉडल कह देते हैं, इस नाम से भी कई बार आ गया प्रश्न। ठीक है, दोनों प्रश्न पढ़ लेना। तीसरा प्रश्न पार्ट में इंपोर्टेंट है, वो प्रश्न है आपका बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। बिल्कुल इसकी अभिक्रित और कमियां, एक प्रश्न जरूर आपको अथवा में लिखा मिलेगा, अच्छी तरह से पढ़ लेना, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। बोहर का परमाणु मॉडल की अभिक्रित या अभिकल्पनाएं और उसके साथ साथ उसकी कमियां। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो एक छोटी सी परिभाषा ही पढ़ लेना आप लोग। बोहर की त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं उसको आप पढ़ लेना, उसका वैल्यू भी याद रख लेना, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। और उसके साथ साथ में आप पढ़ना चाहो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, उसमें जो लाइनें हैं, जो तरंगें हैं, उनको आप लोग पढ़ सकते हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइनें, तरंगों को लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुल्ड, उनको आप लोग पढ़ सकते हो। और उसके बाद हम चलते हैं पार्ट 13 की ओर। तो पार्ट 13 में है नाभिक, और नाभिक में आप लोग सबसे पहले 2 छोटी छोटी सी परिभाषाएं पढ़ोगे, वो है समस्थानिक और समभारिक। और दूसरा प्रश्न है समस्थानिक, समस्थानिक, समभारिक की परिभाषाओं के साथ साथ अगला प्रश्न आपका बन जाएगा नाभिकीय विखंडन और संलयन। नाभिकीय विखंडन और संलयन, इनमें डिफरेंस आ सकता है या फिर अलग अलग प्रश्न बन के आ सकता है। उदाहरण अच्छी तरह से इसका जो एनर्जी वाला है सूत्र टाइप का, उसको आप लोग याद रख लेना। साथ में आप लोग इसमें पढ़ लोगे रेडियो एक्टिवता भी की परिभाषा पढ़ लेना, रेडियो एक्टिवता। और रेडियो एक्टिवता के साथ में द्रव्यमान क्षति। उसके बाद एक परिभाषा और पढ़ लेना, बंधन
ऊर्जा, ये दोनों इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, रेडियो एक्टिवता और द्रव्यमान क्षति। वैसे तो प्रश्न इसी में से मिल जाएगा, नाभिकीय विखंडन और संलयन में से। समस्थानिक संवारक पढ़ लेना, साथ साथ में ये भी पढ़ लेना। और उसके बाद हम बात करते हैं पाठ 14 की। तो पाठ 14 आपका है, उसमें आपको पढ़ना है एन और पी प्रकार के अर्धचालक। बिल्कुल अंतर पढ़ लेना तरीके से, या उनके 4-4, 5-5 पॉइंट पढ़ लेना और उनका जो आप डायग्राम वगैरह बनाते हो। साथ साथ में आप लोगों को पढ़ना है पी एन संधि डायोड। लेकिन पी एन संधि डायोड को पढ़ना कैसे, इसका अग्रवायस, इसको अग्रवनति भी कह देते हैं, तथा पश्चवायस, क्या बोलोगे, पश्चवायस। इनमें बिल्कुल तरीके से कार्य विधि, रेखा चित्र बनाते हुए सब चीज़ें बिल्कुल बहुत तरीके से निर्गत, जो समय के साथ आरेख बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट तरीके से बनाना है। ये आपके पाठ 14 का पहला प्रश्न है। और ये दूसरा है, पी एन संधि डायोड का उपयोग अग्रवनति तथा पश्चवनति के रूप में कीजिए। और अगर पढ़ना है, मन नहीं मान रहा है, तो एक प्रश्न और पढ़ लेना इस पाठ में से, वो है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पी एन संधि डायोड का उपयोग। और एक छोटा सा प्रश्न हमारे दिमाग में या जहन में आ गया है, वो आप लोग पढ़ लेना, जिसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध कह देते हैं, जिसको आप लोग याद रखते हो E बराबर dV बटे में डी एक्स से कराता है, कोई कोई डी आर से कराता है। ये व्यंजक भी याद रख लेना, कभी कभार हमारे दिमाग में बार बार खटक रहा है, इसको कर लेना साथ में। और आपके इतने ही प्रश्न हैं, तो आप काउंट कर सकते हो, आपके प्रश्न 54 हो चुके थे और आपके छोटे छोटे से 3 प्रश्न ये बन गए 57 और 3 आपके ये बन गए हैं, कितने प्रश्न हो गए भैया, 60 हो गए हैं। और अगर आप इनको भी जोड़ लोगे तो 63 प्रश्न हो सकते हैं टोटल। अगर छोटी छोटी परिभाषाओं को आप काउंटिंग में नहीं रखोगे तो आपके सुपर 60 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। सुपर 60 प्रश्न आपके जो पाठ 14 तक आपको हम बता चुके हैं, इनको आप पढ़ लोगे तो इसमें आपके थ्योरी भी समाहित हैं और आपकी डेरिवेशन भी समाहित हैं। और जितने भी आपके प्रश्न बनना है वो प्रश्न आपके पूर्णतः विश्वास और भरोसे के साथ हम कह सकते हैं कि इन्हीं प्रश्नों में से बनेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल विश्वास और भरोसे पे टिके रहना है अगर आपको पढ़ना है तो। प्रश्न इतने अच्छे और बहुत मेहनत करके छाटे गए हैं कि आपकी परीक्षा में अवश्य इनसे आ जाएंगे। और साथ में हम बात करते हैं भाई, तो जो आप लोग इसको नाम दे रहे हो सुपर 60 क्वेश्चंस, अगर आप लोगों की दुआ माँ सरस्वती ने सुन ली तो ये सुपर 60 नहीं, इसका नाम श्योर 60 में बदल जाएगा। ये निश्चित हो जाएगा परीक्षा में इन प्रश्नों का छपना। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से अंदाज में बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ो। आपके पास अभी टाइम है लगभग 36 घंटे हमारे अकॉर्डिंग आप कह सकते हो, नहीं तो आपके पास 30 घंटे तो पर्याप्त समय रखा ही है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, यानी आप 1 घंटे में 2 प्रश्न पढ़ोगे तब भी आपको ये प्रश्न याद हो जाने चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ के जाना। प्लस हम बात करते हैं सुपर 60 की, तो जैसे आप देखते हो कि आपके टोटल नंबर 70 अंक का आपका क्या आता है परीक्षा में प्रश्न पत्र आएगा, जिसको हम फिजिक्स भौतिक शास्त्र बोलते हैं। इसका अगर वेरिएशन बोले तो इस तरह से होता है 42 नंबर और 28 नंबर। 28 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और बाकी 42 नंबर को आप लोग थ्योरी वगैरह, डेरिवेशन वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं और साथ में बोधात्मक प्रश्न भी आते हैं। तो इनका आप अगर हम अपने अनुमानित बता रहे हैं, ऐसा कहीं कोई वेरिएशन नहीं है, तो मेरा अंदाजा ये होता है कि इस 42 नंबर में से, इसका तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है भाई, विकल्प 5% बनते हैं। वो 5% कौन कौन से होते हैं, सही विकल्प होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, सत्य सत्य, और आपकी मैचिंग होती है, सही जोड़ी, और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर होते हैं। ये 5% बनते हैं यहाँ से 28 में से। अब इसमें से आपके प्रश्न क्या बनेंगे वो आप देखिए। तो हम बताते हैं आपको कि मेरा अनुमान है कि आपका कम से कम 5 या 7 नंबर के न्यूमेरिकल्स आना चाहिए। 5 मिनिमम और मैक्सिमम 7 नंबर। 2 से 3 नंबर का आपका एक बोधात्मक प्रश्न आना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। ये आपका आंकिक प्रश्न कह देंगे हम, संख्यात्मक प्रश्न कह देंगे इतने नंबर के, और आपके ये बोधात्मक कह देते हैं या तथ्यात्मक कह देते हैं। अब बात करते हैं आगे और प्रश्नों के बारे में। तो हम बात करते हैं कि लगभग हमारा अनुमान है कि
16 से लेके 18 या 20 नंबर तक अनुमान जोड़ लो, 16 से 18 क्या पूरे 20 कर लो, ठीक है, मैक्सिमम 20, इतने नंबर के आपके क्या आते हैं, डेरिवेशन आते हैं, व्यंजक कह सकते हो, डेरिवेटेड फॉर्म में आते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितने प्रश्न हो रहे हैं, कितने नंबर हो रहे हैं। मिनिमम जोड़ोगे तो कितने हो रहे हैं भाई, 16, 4, 20 और 3, 23 नंबर हो रहे हैं आपके मिनिमम, और मैक्सिमम में कितने हो रहे हैं, 20 और 3, 23 और 23 और 7, 30, टोटल 42 नंबर हैं। तो मैक्सिमम 42 में से आपके भाई कितने बचे हुए हैं, 12 नंबर बचे हुए हैं, यानी 12 मैक्सिमम नंबर की आपकी, और मिनिमम में कितनी आ सकती है भाई आपके जो बचे हुए हैं, इनका भी आप काउंटिंग कर दोगे तो कितना हो सकता है, तो आपके 12 नंबर मिनिमम कह सकते हो कि 12 नंबर का आपका क्या आना चाहिए, थ्योरी आना चाहिए, जिसमें अपन परिभाषा वाले प्रश्न कह देते हैं, और मैक्सिमम आपके कितने बचे हुए हैं, इससे आप जोड़ के अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके 42 में से आपके 23 माइनस कर दीजिएगा तो 19 नंबर के समथिंग बनेंगे। क्यों भाई, ऐसे ही बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा, 9 से 12 हो रहा होगा, 9 से 12 हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके प्रश्न बनेंगे थ्योरी वाले, बस लगभग 12 नंबर के मान लीजिएगा, 12 और हाँ जी हो रहा होगा, 12, 20 और 10, 30, 10, 42, 30 नंबर सबका सही चल रहा है, तो यही आएगा आपके शायद। ये आपके प्रश्न कैसे हो जाएंगे, थ्योरी वाले हो जाएंगे, जिसको अपन भाषा में कह सकते हैं कि भाषा लिखनी होती है। ये प्रश्न आपके 12 नंबर के हो सकते हैं मैक्सिमम, और व्यंजक आपके 20 नंबर के हो सकते हैं, और बोधात्मक प्रश्न वगैरह आपके अंक प्रश्न इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। अगर व्यंजक कम नंबर के आएंगे तो फिर ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 19, क्यों, ठीक है। तो आपके फिर अगर व्यंजक कम आ गया तो फिर ये 19 नंबर के हो जाएंगे आपके क्या, आपके भाषा वाले प्रश्न, ठीक है। तो ये आप इस तरह से बात कर सकते हो। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इनके बारे में हमने किस तरह से बता दिया है। तो आप अगर बात करते हैं प्रश्नों की, तो आपने यहाँ देख लिए है कि डेरिवेशन ऑफ प्रश्न लगभग आपके आ रहे हैं वो 33 से 35 नंबर आ रहे हैं, 32 से 35 इन प्रश्नों के आपके डेरिवेशन और न्यूमेरिक वो आ रहे हैं, भाषा वाले प्रश्न। बाकी में क्या जा रहा है, बोधात्मक और न्यूमेरिकल, जिसकी हमने बोर्ड पर बिल्कुल सुपर 60 में एक भी प्रश्न नहीं लिखा है। यानी 7 से 9 नंबर के आपके जो 12 नंबर का गैप चल रहा है, 10 से 12 नंबर का, वो आपकी भरपाई कहाँ से होगी, न्यूमेरिकल्स और बोधात्मक प्रश्न से। उनके हम चैप्टर बता रहे हैं, टॉपिक्स बता रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देख लेना और उन्हीं में से प्रश्न बनेगा। पहला बात करते हैं तो आप पार्ट 2 में से संदर्भ से रिलेटेड जो सवाल हैं उन सवालों को अच्छी तरह से लगा लेना है कि संयोजन किस तरह से किया जाता है, कौन से क्रम में किया जाता है, क्या उनका आपका तुल्य धारता का व्यंजक आता है, इस तरह से आपको निकालना है। दूसरे आप सवाल लगाना है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले फॉर्मूला से लगा लेना, जिसमें आप किसी पर नलका को या कुंडली को जोड़ते हो, इतना इतना उसमें चुंबकीय क्षेत्र आप करते हो तो तीव्रता निकालनी होती है। साथ साथ में आपको फिर आपको अगर पढ़ना है तो 7 चैप्टर में पढ़ना, और 7 चैप्टर में आप प्रश्न पढ़ोगे तो वो प्रश्न आपके हो सकते हैं कि VRMS IRMS वाले फॉर्मूला से हो सकते हैं, आपकी शक्ति वगैरह फॉर्मूला से, या फिर आप जो विभवांतर वगैरह निकालते हो और विद्युत धारा का व्यंजक निकालते हो। साथ में आपके ट्रांसफार्मर की जो NP और NS वाले फॉर्मूला होते हैं, परिमाण अनुपात का फॉर्मूला, उससे न्यूमेरिकल्स आ सकता है। और हमें एक छोटी सी बात ये भी ध्यान आती है कि पार्ट 3 में से आपके प्रश्न हो सकते हैं, तो वो आ सकते हैं कि यदि इसकी लंबाई को इतना गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, इस तरह से आपका जी वाले सवाल भी आ सकते हैं। या फिर कमरे के ताप पर नाइक्रोम वगैरह का प्रतिरोध ताप गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, उसका मान ज्ञात कीजिए, ये वाले प्रश्न आपके न्यूमेरिकल्स के रूप में आ सकते हैं। और 9 पार्ट की बात करें तो भाई 9 पार्ट में आपके आ सकते हैं। लेंस सूत्र से आपका फॉर्मूला बन सकता है, या दर्पण सूत्र से फॉर्मूला बन सकता है, जिसमें आप वैल्यू निकालोगे कि वस्तु की दूरी कितनी है, या फिर आप निकालोगे प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, या फोकस दूरी कितनी है, इसका व्यंजक आ सकता है। और इसमें तो हमें 2-3 प्रश्न ऐसे दिख ही रहे, जैसे हमने कमरे के ताप वाला बोला, ऐसे इसमें भी हमें दिख रहे हैं, जिसमें अपन वस्तु का व्यंजक जो आप दूरी निकालते हो वो v बराबर प्रतिबिंब की दूरी निकलती है अनंत है, और एक का निकलता है 21.67 आंसर निकलता है, और एक आपका आता है 78.24। ऐसे 2-4 प्रश्न है, एक 1.5 करके आंसर आता है। तो ये 2-4 सवाल आपको अच्छी तरह से लगाना ही है। साथ में प्रतिरोधकता वाले भी, कमरे के ताप वाला भी लगा लेना। मेरी बात को मान लो ध्यान से, अगर प्रश्न में कुछ करना है, आपको पेपर में कुछ करके आना तो सुन लीजिएगा।
आगे न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं तो पार्ट 11 में, और पार्ट 11 में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं तो फोटोन की ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसमें आप मान निकालते हो, उसकी फोटोन की ऊर्जा का मान निकालते हो या फिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान निकालते हो या फिर आप तरंग दैर्ध्य का वैल्यू निकालते हो, वो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। इतने ही प्रकार के अगर आप न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हो तो आपके बिल्कुल डेफिनेट पूर्णतः सवाल बनेंगे और बहुत बेहतर परिणाम आप लोग करके आओगे और मालिक आपका बिल्कुल साथ देगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहो मेहनत के साथ, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि आप लोगों के साथ में आपके ईश्वर, आपका मालिक जिसको आप अपना प्रिय मानते हो या फिर अपना आराध्य मानते हो, वो आपका साथ देगा। आपका साथ अगर बना रहेगा तो हमारा भरोसा भी आप पर टिका है और आप मुझ पर टिके हुए। इस तरह से आप लोग थोड़ी सी इस क्लास में जुड़े रहो और इसको पढ़ते रहो। मेरा विश्वास मानो परीक्षा में प्रश्न इन्हीं में से आएंगे और न्यूमेरिकल्स भी हमने जो मौखिक बोल दिया है उनमें से ही आएंगे और बोधात्मक प्रश्न भी हमने क्लास में आपको लास्ट में बोलते बोलते गए हैं। उनको अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, मेरा एक एक वर्ड पेपर में आपको याद आएगा क्योंकि पेपर में इन्हीं में से ही प्रश्न आएंगे। पूर्णतः भरोसा और विश्वास के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ सरस्वती पर पूर्णतः विश्वास और भरोसा रखता हूँ और आप अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप बेहतर ही परिणाम प्राप्त करोगे। ऐसे हम मालिक से हमारी भी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। आज हम इतना ही रखते हैं क्लास को, आज के लिए इतना काफ़ी है। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बहुत ही